नमस्कार। ऑनलाइन लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं इसके विभिन्न चरण। राष्ट्रीय आंदोलन पर चर्चा से पूर्व भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन कहते किसे हैं, इस विषय पर जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक होगा। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत पर अंग्रेजी शासन या ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य था। अंग्रेजी शासन के खात्मे कर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय जनता द्वारा जो संगठित प्रयास किए गए, जो आंदोलन किए गए, जो विभिन्न चरण अपनाए गए, उन्हें भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उन्हें भारत के इतिहास में नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं, ये हमारे सामने स्पष्ट है। अब इस विषय पर गंभीर चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता या ब्रिटिश शासन की औपचारिक स्थापना हो गई। ये शासन 100 वर्षों तक तो बिना किसी प्रतिरोध के चलता रहा। यानी ब्रिटिश शासन के प्रथम 100 वर्षों में ब्रिटिश सत्ता को भारतीय जनता का किसी भी प्रकार का प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इसके पीछे अनेक कारण हैं, पर 2-3 कारण सबसे महत्वपूर्ण हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला कारण है भारत में राजनीतिक चेतना का अभाव। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना से पूर्व भारत की जो अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग प्रांत थे, वो अलग अलग सत्ता के अधीन थे। कहीं पर मराठों का शासन था, कहीं पे निजाम का शासन था, कहीं अवध के नवाब का था, कहीं बंगाल के नवाब का था, राजस्थान में राजपूत रजवाड़ों का शासन था, मुगलों की भी एक सीमित सत्ता थी। तो अलग अलग भागों में अलग अलग सत्ता पर लोग थे। तो कोई भी केंद्रीय शक्ति का अभाव था। भारत में उस तरह का राजनीतिक इकाई के रूप में भारत का कोई अस्तित्व नहीं था। तो राजनीतिक चेतना का अभाव था। तो जब अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई तो भारतीय लोगों ने अपने जीवन में ऐसा कोई विशेष कोई परिवर्तन नहीं देखा। दूसरी बात थी कि भारत पर जब अंग्रेजी सत्ता आई उस समय मुगलों का पतन या अवसान शुरू हो गया था। मराठे अपनी सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे थे, मराठे अपने आधिपत्य स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे, पर उन्हें कोई स्थायी सफलता नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ मध्य एशिया से बर्बर आक्रमण जारी थे या आक्रमणकारी आते थे, भारत में लूटपाट करते थे, रक्तचाप करते थे। तो भारतीय जनता में एक असुरक्षा की ग्रंथि भी थी। तो जब ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई तो भारतीयों को लगा कि मध्य एशिया के इन बर्बर आक्रमणों से उन्हें मुक्ति मिल गई और उन्हें एक स्थायी और एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। इसलिए ब्रिटिश शासन का जो प्रारंभिक 100 वर्ष का जो समय अवधि है वो बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रेजिस्टेंस के निर्विघ्न रूप से ब्रिटिश शासन चलता रहा। 100 वर्षों के बाद 1857 में ब्रिटिश सरकार को प्रथम बार प्रतिरोध या विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे हमारे इतिहास में 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब 1857 की क्रांति थी, इसके स्वरूप को लेके भी इतिहासकारों में 2 मत है। जहाँ ब्रिटिश समर्थक इतिहासकार या ब्रिटिश सरकार इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानती है, तो भारतीय इतिहासकार या राष्ट्रवादी इतिहास का चिंतन की जो धारा है वो इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अभिहित करते हैं। अब इसके स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में मतभेद क्यों है? मतभेद इसलिए कि जहाँ ब्रिटिश जो व्यू है, जो मत है इसको लेकर, उनका मानना था कि 1857 की जो क्रांति है वो एक सिपाही म्यूटिनी या सैनिक विद्रोह है, क्योंकि इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं। इसमें 2 तत्वों की भागीदारी देखने को मिलती है। पहले तो भारत के वो देसी रजवाड़े जिनकी सत्ता को उनसे छीन लिया गया था, जिसमें बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई आदि प्रमुख है। उसको इन लोगों की राज्यों को, इन लोगों की सत्ता को ब्रिटिश सरकार ने गौ निषेध नीति या व्यक्तिगत नियम या अन्य अव्यवस्था या कुशासन का आरोप लगा के, जैसे अवध के नवाब का शासन समाप्त किया गया था, अवध का विलय किया गया था, इन विभिन्न उपायों से अंग्रेजों ने इनका शासन या इनका राज्य हड़प लिया था। तो इनकी जो राजा थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, ये अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे थे। दूसरा इसमें भागीदारी उन सिपाहियों या उन सैनिकों की रही जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत काम करते थे। उनकी कई मांगे थी, उनकी कई
वजह थी उनकी सिपाही उन सैनिकों के विद्रोह करने की जो ब्रिटिश सेना में थे भारतीय मूल के, वो उसमें कई वजह थी, जिसमें आपने सुना होगा कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग हो, या फिर उनके साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, अंग्रेजी सैनिकों के साथ अलग और भारतीय मूल के सैनिकों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, उनको पर्याप्त वेतन भत्ते नहीं थे, आदि 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 कई कारण थे। तो इस कारण ब्रिटिश इतिहासकारों का मानना है कि भाई ये तो एक सैनिक विद्रोह था, क्योंकि इसमें या तो राजा थे या ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय मूल के लोग थे, इसमें आम जनता की भागीदारी नहीं थी। लेकिन इसके विपरीत जो राष्ट्रवादी धारा के चिंतक है, उन्होंने इसको भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अभिहित किया है। उनका मानना है कि ये इसमें केवल भारतीय सेना या भारत के जो राजा रजवाड़े उनकी भागीदारी नहीं थी, बल्कि भारत की जनता, किसान, मजदूरों की भागीदारी भी दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, जब भी कभी विदेशी शासन के अंत के लिए स्वदेशी जनता द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है, उसे स्वतंत्रता संग्राम का नाम देना ही उचित होता है। तो इन लोगों ने इसे भारत के प्रथम संग्राम के रूप में स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। और वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर प्रथम इतिहासकार हैं जिनने अपनी पुस्तक भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 की क्रांति को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की संज्ञा दी। तो ये तो बात रही 1857 की। लेकिन 1857 की जो क्रांति थी वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाई, यानी ब्रिटिश शासन को जो समाप्ति का जो इनका उद्देश्य था वो उद्देश्यों में सफल नहीं हुई, और ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को या इस स्वतंत्रता संग्राम को या इस क्रांति को दबा दिया। 1857 के बाद लगभग आधे दशक तक भारत में किसी भी प्रकार की राजनीतिक चेतना नहीं दिखाई पड़ती है। ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। आधे दशक के बाद 1857 के लगभग 50 वर्षों के बाद कुछ ऐसी संस्थाएं उभर के आई जिसने राष्ट्रीय चेतना की दिशा में प्रयास किया। इन संस्थाओं में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, आपके पुणे की सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन आदि प्रमुख थी। ये संस्थाओं ने भारत के अलग अलग इलाकों में भारतीय जो जनता के जो विमर्श थे, जो संवाद थे, जो प्रश्न थे, जो समस्याएं थी, उसको संगठित कर सरकार के सामने रखने के लिए और राजनीतिक चेतना स्थापित करने के लिए प्रयास किए। लेकिन इन संस्थाओं के जो प्रयास थे वो प्रयास बड़े सीमित थे। वास्तविक अर्थों में अगर देखा जाए तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 में शुरू होता है, जबकि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो गंभीर प्रयास है वो शुरू होता है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को हम कह सकते हैं वास्तविक अर्थों में वो 1885 में शुरू हुआ और 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा, जब तक कि भारत को सफलता नहीं मिल गई। इसकी दो शाखाएं थी। भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन की इसकी दो प्रमुख शाखाएं थी। एक शाखा और जो मुख्य धारा थी वो तो कांग्रेस के इर्द गिर्द थी। कांग्रेस के इर्द गिर्द थी जो कांग्रेस शांति और कांग्रेस की इस अवधि में काल अवधि अलग अलग रही है, जिसके आधार पर उसके कालखंड का या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों का भी विभाजन किया जाता है। लेकिन मुख्य तौर पे कांग्रेस का जो आंदोलन था वह अहिंसक था और अहिंसक साधनों से कांग्रेस ने भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। लेकिन इसके साथ साथ एक समानांतर धारा थी, वो धारा थी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारणा, जिसमें वी.डी. सावरकर, चापेकर बंधु, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हिंसक क्रांति के माध्यम से या हिंसक प्रतिरोध के माध्यम से, खूनी और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता को खत्म कर भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। तो 1885 से 1947 तक दो धाराएं समानांतर रूप से चल रही थी। पहली और प्रमुख धारा कांग्रेस के नेतृत्व में थी, जो अहिंसक आंदोलन की धारा थी। दूसरी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारणा थी, जिसमें विविध क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया। तो ये बात दो बात हमारे पास स्पष्ट हो गई। पहली, राष्ट्रीय आंदोलन क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन भारत की जनता द्वारा ब्रिटिश शासन के समाप्ति और भारत को आज़ाद कराने के लिए जो संगठित प्रयास हुए उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया। राष्ट्रीय आंदोलन
वैसे तो 1857 की क्रांति को भी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की जो गंभीर प्रयास है या सक्रिय प्रयास है वो 1885 से 1947 तक ले। 1885 से 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन की कालखंड है उसमें 2 धाराएं समानांतर रूप से चल रही थी। एक धारा कांग्रेस के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन की धारा थी, दूसरी धारा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा थी। आज हम कांग्रेस की जो धारा है, जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख धारा थी, जो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमता है, ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाई भारत कांग्रेस का इतिहास और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ये दोनों समानांतर रूप से साथ साथ चले। तो आज हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस की भूमिका थी, उसकी जो विभिन्न कालखंडों में जो उसकी गतिविधियाँ थी, उसकी कार्य पद्धति थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना हुई, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, और इसके प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो प्रारंभ में तो इसको कांग्रेस के जो मतलब आलोचक है उसने इसे सेफ्टी वाल्व का भी नाम दिया। उनका मानना था भाई कांग्रेस की स्थापना तो ब्रिटिश शासन के हितों की रक्षा के लिए की गई है। कहीं ना कहीं इस बात में कुछ सत्यता के अंश भी थे, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना के पीछे एक अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम का मस्तिष्क भी था। तो ये कह सकते हैं प्रारंभिक जो कांग्रेस की स्थापना थी कहीं ना कहीं उसके पीछे ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा करनी थी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही कांग्रेस ने भारत के लोगों को राष्ट्रीय चेतना, भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए और भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए गंभीर प्रयास किया। तो हम ये नहीं कह सकते भाई कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के हितों की रक्षा की। निसंदेह हो सकता है इसकी स्थापना का उद्देश्य कुछ भी रहो, लेकिन बाद में कांग्रेस पूर्णतः एक राष्ट्रवादी संगठन था और राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी एक संगठन की थी तो कांग्रेस की। तो 1885 से 1947 तक जो कांग्रेस की कार्य पद्धति थी, जो उसका कालखंड था, राष्ट्रीय आंदोलन में जो उसके प्रयास थे, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला 1885 से 1905 का जो कालखंड है उसे उदार राष्ट्रीयता या नरम राष्ट्रवाद का काल कहते हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन की ये जो अवधि है 1885 से 1905, इसको उदार राष्ट्रीयता या नरम राष्ट्रीयता का काल कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय कांग्रेस की जो संगठन था उस पर दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज भाई मेहता जैसे उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। पहली बात, इस समय कांग्रेस किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। इस समय कांग्रेस की संगठन में जिन नेताओं का बोलबाला था, वर्चस्व था, ये लोग ब्रिटिश सत्ता को भारत के हित में समझते थे। मेरी बात सुनो, 1885 से 1905 तक कांग्रेस के संगठन पे जिन उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था, ये ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के पक्ष में नहीं थे, बल्कि ये ब्रिटिश सत्ता को तो न्यायप्रिय मानते थे, भारत के हित में मानते थे। इनका मानना था कि भारत की जनता भी स्वशासन के योग्य नहीं है, भारत का हित ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही है। तो ये ब्रिटिश शासन की समाप्ति नहीं करना चाहते थे। ये ब्रिटिश सरकार से के प्रति विश्वास रखते थे, उनके साथ सहयोग की नीति अपनाते थे। हाँ, ये भारत के लिए, भारत की जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए प्रयास थे। क्या क्या राजनीतिक अधिकार? ये चाहते थे कि भाई उच्च सैनिक और असैनिक यानी प्रशासनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, भारत में स्वशासन की संस्थाएं स्थापित की जाए, क्रांतीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार हो, भारतीयों को मताधिकार दिया जाए, सिविल सेवा की जो आयु है जिसकी उसको घटाया जाए, जिससे भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिल पाए। इसके अलावा भारतीयों को मताधिकार मिले, भारत में तकनीकी विकास करे, अंग्रेज भारत में रेलवे का विकास करे, शिक्षा व्यवस्था का विस्तार करे। तो ये जो उदारवादी नेता थे, ये ब्रिटिश सरकार की समाप्ति नहीं चाहते थे, बल्कि भारत में आंतरिक सुधार चाहते थे। और उनका मानना था ये सुधार ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही संभव है। इनकी जो कार्य पद्धति थी वो संवैधानिक कार्य पद्धति के नाम से जाने जाता है, जिसको बाद में उग्रवादियों ने आलोचना के रूप में राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। इस संवैधानिक कार्य पद्धति के जो अंग थे वो थे याचना पत्र, मांग पत्र, प्रतिनिधि मंडल, स्मृति पत्र आदि। अब कांग्रेस के जो उदार जो कालखंड है उस पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम केवल कालखंडों का परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस का जो दूसरा कालखंड है या भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण है उसे उग्र राष्ट्रीयता का काल कहते हैं। ये कालखंड 1906 से 1919 तक चला। इस कालखंड में कांग्रेस में लाल बाल पाल जैसे उग्र नेताओं का प्रभुत्व ला। लाल बाल पाल, इन नामों से तो आप परिचित होंगे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक
और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो ये जो कांग्रेस से उग्र राष्ट्रीयता वाले जो नेता थे, ये लोग जो उदारवादियों की जो प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधिमंडल की जो नीति थी उससे असंतुष्ट थे, क्योंकि इनका मानना था कि इस नीति का कोई भी वांछित परिणाम भारत की जनता को नहीं मिला है। ये लोग कांग्रेस की नीति, उदारवादी खेमे की जो ये नीति थी संवैधानिक साधनों की, उससे संतुष्ट नहीं थे, बल्कि ये आलोचना स्वरूप उसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। तो एक तो कार्यपद्धति में इनका मतभेद था उदारवादियों से, दूसरा इनकी सोच को लेकर थे। जहाँ उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे, वहीं जो ये उग्रवादी नेता थे ये ब्रिटिश शासन के पूर्णतः उन्मूलन या खात्मे के पक्ष थे। ये लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, इसलिए ये मानते थे कि भारत का जनता का कल्याण तभी है जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अपनी कार्यपद्धति और विचारों में मतभेद के कारण ही कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी खेमों के बीच मतभेद उभरा और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में ये मतभेद इतना तीव्र हुआ कि कांग्रेस का दो भागों में या दो गुटों में विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। नरम दल में वही गोखले, फिरोज भाई मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता थे, तो गरम दल में लाल बाल पाल थे। तो कांग्रेस का दो गुटों में हो गया ये विभाजन। कांग्रेस की कार्यपद्धति और कांग्रेस के जो विचार थे उसको और ब्रिटिश सरकार के प्रति जो उनकी नीति थी उसको लेकर हुआ। तो जो 1906 से 1919 का कांग्रेस का जो कार्यपद्धति है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो कालखंड है, वो उग्र राष्ट्रीयता के काल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस के या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे कालखंड की, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग कहते हैं। ये 1920 से 1947 तक चला। इस 28 वर्ष को इस काल में महात्मा गांधी न केवल कांग्रेस बल्कि राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र बने रहे। इस कारण इसे राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग कहा जाता है। आप सब जानते हैं कि गांधी ने अफ्रीका में भारतीयों को या आश्रितों को अधिकार दिलाने का प्रयास किया, भारत में लौटे, साबरमती आश्रम स्थापित किया, भारत का भ्रमण किया। उसके बाद गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने का या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाने का फैसला किया। उससे पहले उन्होंने परीक्षण के तौर पे 3 छोटे आंदोलन किए, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल में। ये 3 जगह गांधी ने अपने जो एक छोटे लेवल पे अपने आंदोलन किए और भारतीय जनता के चेतना के स्तर का परीक्षण किया। उसके बाद 1920 से लेकर 1947 तक गांधी ने 3 बड़े आंदोलन चलाए जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए। ये आंदोलन थे, पहला आंदोलन था अशोक आंदोलन, दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा और तीसरा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। इन 3 आंदोलन की सहायता से गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने में सफलता प्राप्त की। गांधी जी, और एक बात हमें याद रखना चाहिए कि गांधी जी के आने के बाद ही जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, गांधी जी के आने के बाद ही जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था वो एक मास मूवमेंट, जन आंदोलन बढ़ा। उससे पहले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्र आंदोलन से जनता की जो सामान्य जनता की भागीदारी वो बहुत सीमित मात्रा में थी। गांधी के आने के बाद ही भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो एक मास मूवमेंट बना, उसमें जनता की भागीदारी व्यापक पैमाने पर हुई। महिला, मजदूर, किसान, किसी भी क्षेत्र प्रांत के लोग, ऐसा कोई तबका नहीं था सामाजिक व्यवस्था का जो राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ा। तो गांधी जी ने न केवल भारत की जनता को आज़ाद कराया बल्कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन उसको एक व्यापक जनाधार दिया, उसको एक मास मूवमेंट में, एक जन आंदोलन में बदला। पहली बात आपको मैंने ये बता दिया कि 3 आंदोलन थे प्रमुख, इन पे अपन बाद में चर्चा करेंगे। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मास मूवमेंट में बदला। और तीसरी बात, गांधी के ये जो भी आंदोलन थे वो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की उनकी पद्धति पे आधारित थे। गांधी के तीनों आंदोलन में गांधी ने अहिंसा का पूर्णतः पालन किया है। दूसरी बात, उन्होंने एक नवीन जो पद्धति थी, नवीन प्रतिरोध की एक नवीन हथियार था वो भारत की जनता को दी, जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? स्वयं कष्ट सहते हुए दूसरे को कष्ट दिए बिना सत्य के विजय के लिए प्रयास करना सत्याग्रह है। आज गांधी की जयंती भी है तो हमें गांधी को नमन भी करना चाहिए कि उन्होंने एक विशिष्ट, एक औजार, एक हथियार, एक अहिंसक हथियार हमें दिया।
कोई भी अत्याचारी शासन के प्रतिरोध का। ये न केवल विदेशी शासन के उन्मूलन के लिए एक सशक्त हथियार है, बल्कि जहाँ वहाँ हर जगह जहाँ पर अत्याचार होता है, जहाँ पर अन्य अनाचार होता है, जहाँ पर अराजक सत्ता द्वारा जन प्रतिरोधों को दबाया जाता है, जन आकांक्षाओं को कुचला जाता है, जन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, वहाँ पे जनता के पास अत्याचारी सत्ता के प्रतिरोध का एक सशक्त माध्यम है। पर आपको याद रखना होगा, सत्याग्रह हमेशा हिंसा पे होता है। इसमें हिंसा की कोई ज़रूरत नहीं, जगह नहीं होती। हिंसा इसमें ना केवल शारीरिक हिंसा, बल्कि मन और आप मन में भी हिंसा के विचार नहीं ला सकते। मन, कर्म व वचन तीनों से आपको अहिंसक होना जरूरी है, तभी आप सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कर सकते हो। और इसके अस्त्र हैं सहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत, अनशन, बहिष्कार, ये सब इसके अंग है। तो इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। आज हमने राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के जो विभिन्न चरण हैं उसके बारे में पढ़ा। कल हम जो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण है, जिसे उदारवादी चरण या कांग्रेस के उदारवादी खेमे के नाम से जाने जाते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।